अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा दूसरा लेक्चर है। हम नेफ्रोलॉजी में सेकंड लेक्चर में एम्ब्रियोलॉजी की बात करेंगे। जब हमने एम्ब्रियोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर किया तो उसको हम क्विकली रिव्यू कर लेते हैं ताकि आप लोगों के माइंड में कोई अगर क्वेश्चन होगा तो उसको हम देख लेंगे। एक दो क्वेश्चन आए थे तो उनके हवाले से भी हम बात कर लेंगे, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमने शुरू किया था एम्ब्रियोलॉजी में कि हमने कहा कि हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी के कौन से वीक पे हमारे पास ये डेवलपमेंट ऑफ दी किडनी स्टार्ट होती है। तो हमने कहा था कि फोर्थ वीक पे हमारे पास किडनी की डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी होती है। उसमें हमारे पास 3 किडनी सिस्टम बनता था, प्रोनेफ्रोज, मीजोनेफ्रोज और मेटानेफ्रोज। उसके अलावा हमने बात की थी कि हमारे पास जो मेटानेफ्रिक किडनी है ये एक्ट करती है एज अ फंक्शनल यूनिट। ठीक है, तो बाकी की दोनों, इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये बाकी की दोनों जो हैं वो रिग्रेस हो जाती हैं या डीजेनरेट हो जाती हैं। तो ये कब हमारे पास कंप्लीट होती है, ये हमारे पास कंप्लीट होती है अबाउट 32 वीक्स तक। ये ही हमारे पास कंप्लीशन में इसमें डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस होती रहती हैं और ये हमारे पास चलती रहती है। जब 32 वीक पे हम पहुंचते हैं तो तब हमारे पास 3 मिलियंस अबाउट 1 to 3 मिलियन जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं वो हमारे पास डेवलप हो जाती हैं और वहाँ पे हमारे पास एक फंक्शनल यूनिट जो होता है वो काम करने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद हमने इसमें बात की थी इस पिक्चर के अकॉर्डिंगली कि हमारे पास ये पिक्चर शो करती थी हमारे पास प्रोनेफ्रोज को जो सर्वाइकल रीजन में डेवलप हो रहा था, फिर जो हमारे पास मीजोनेफ्रोज जो कि हमारे पास लंबर रीजन में डेवलप हो रहा था, सैक्रल रीजन में आ रहा था। मेटानेफ्रोज ये हमारे पास सैक्रल रीजन में आ रहा था। उसके बाद हमने बात की थी डेवलपमेंट की कि किडनी में हमारे पास कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रही थी। हमने देखा कि हमारे पास एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग के हवाले से जो हमारे पास डेवलपमेंट हो रही थी, यूरिनरी ट्रैक्ट बनेगा और यूरोजेनिटल रिज बनेगा। उसके साथ हम इसको डिवाइड कर सकते हैं इंटू 3 इंटू पार्ट्स डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम कि हमारे पास कहाँ तक नेफ्रो का पार्ट बनेगा और कहाँ से आगे हमारे पास गोनेडल सिस्टम स्टार्ट होगा, जो कि गोनेडल रिज बनेगा, जहाँ पे हमारे पास जो यूरोजेनिटल रिज से हमारे पास डेवलप हो रहा है वो हमारे पास क्या करेगा, यूरिनरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप करवाएगा। फिर इसके बाद हमने बात की कि कब हमारे पास प्रोनेफ्रोज स्टार्ट होती थी। प्रोनेफ्रोज हमारे पास वीक 4 पे स्टार्ट हुई थी, जबकि हमारे पास फिर प्रोनेफ्रोज हमारे पास रिग्रेस हो गई थी और नेफ्रोजेनिक कॉर्ड पे इसने फ्यूज़ हो गई। और उसके बाद हमारे पास क्या बना, हमारे पास बनी मीजोनेफ्रोज। मीजोनेफ्रोज हमारे पास कौन से वीक पे स्टार्ट हुई थी जी। मीजोनेफ्रिक डक्ट हमारे पास आई थी, ये वुल्फिन डक्ट से आई थी। ये हमारे पास लंबर रीजन पर थी और ये हमारे पास जो है 40 पेयर्स ऑफ द नेफ्री जो थे वो मिलके उन्होंने बनाया था। ये हमारे पास बिटवीन दी 6th एंड 12th वीक ऑफ द डेवलपमेंट तक हमारे पास ये काम करता था, एमनियन इसमें डेवलप करवाता था। फिर हमने कहा कि हमारे पास इसके बाद जब वीक 5 स्टार्ट हुआ तो हमारे पास जो है मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा बना, जिससे हमारे पास थर्ड किडनी सिस्टम स्टार्ट होगा। वो हमारे पास डेवलप होता जाता है और वो कब तक जाता है, वो हमारे पास 32 वीक्स तक जाता है। जिसमें हमारे पास किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते थे कौन से, ग्लियल सेल ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स। ठीक है जी, ये हमारे पास उसको डेवलप करवाते थे। फिर उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास जो है इसका यूरोटेरिक बड गोनेडोट्रोपिक हार GDNF एक्ट करता है उस पर, और RET उस पर साथ को रिसेप्टर्स होते हैं। ये जाके GDNF फैमिली रिसेप्टर अल्फ़ा 1 को और स्ट्रॉन्गली एक्सप्रेस करता है हमारे पास मीजोनेफ्रिक डक्ट को। ड्यूरिंग 6th वीक हमने कहा कि डेवलपमेंट ऑफ द यूरोटेरिक बड स्टार्ट हो गई थी। अब हमारे पास क्या है जी, यूरोटेरिक बड में हमारे पास जो कैस्केड है वो सब्सिक्वेंटली क्रिएट करेगा, कलेक्ट करेगा ट्यूब्यूल्स को, बेसिक रीनल आर्किटेक्चर को। अब हमारे पास 6th वीक से हमारे पास रीनल पेल्विस एज वेल एज द क्रेनियल एंड काउडल लोब्स ऑफ द किडनी बनना शुरू हो जाते हैं। हमने क्रेनियल और काउडल की बात कर ली थी। क्रेनियल सर वाले हिस्से को कहा जाता है और काउडल हमारे पाँव वाले हिस्से को कहा जाता है। तो यानी कि सुपीरियर और इन्फीरियर पोर्शन की बात हो रही है। द नेक्स्ट फोर्थ बाइफर्केशंस जो होती हैं वो हमारे पास मेजर कैलिक्स और हमारे पास जो है माइनर कैलिक्स, और उसके अलावा जो हमारे पास ये होंगी ये हमारे पास 7th वीक में स्टार्ट हो जाती थी।
फिर हमने कहा कि हमारे पास 1 to 3 मिलियन जो हमारे पास के कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं, ये अबाउट 30 वीक तक डेवलप होती रहेंगी। ये था हमारा प्रीवियस लेक्चर। अब हमने बात करनी है जी कि हमारे पास हमने साथ और भी बात की थी कि हमारे पास फंक्शनल नेफ्रॉन जो है वो डेवलप हुआ, और उसने एस शेप बोमेन कैप्सूल बनाया और प्रॉक्सिमल और डिस्टल ट्यूब्यूल्स बनाई, लूप ऑफ हैनले बनाया और डेवलप किया ग्लोमेरुलस को। इसके अलावा एस शेप बॉडी सेक्रेट करती है VEGF2 जो कि अट्रैक्ट करते थे एंडोथीलियल सेल्स को, जिन्होंने जनरेट किए थे प्रिमिटिव वेस्कुलर टेफ्ट। This activity will form afferent and efferent arterioles of the glomerulus. Contact between the podocytes, precursor and endothelial cells stimulate the boundary between the two, the distal end of the nephric tubule, the distal convoluted tubule, जो फ्यूज़ होती थी हमारे पास यूनिफेरस ट्यूब्यूल में। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आज अब हमें आगे इसको कंटिन्यू करना है। हमारे पास अगला हिस्सा जो आता है वो कहता है कि जी हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ द ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट द किडनी लाइज क्लोज टुगेदर इन द सैक्रल रीजन ऑफ द एम्ब्रियो। किडनी जो है हमारे पास सैक्रल रीजन के करीब आ जाती है, और हाउएवर एज एब्डोमेन इनलार्ज, जैसे एब्डोमेन बड़ा होगा, जैसे जैसे हम एब्डोमेन बढ़ेगा तो किडनी क्या करेगी, ड्रॉन अपार्ट एंड असेंड टू देयर फाइनल पोजीशन। तो किडनी जो है वो अपनी फाइनल पोजीशन की तरफ मूव कर जाएगी और लंबर रीजन में पहुंच जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एनाटमी में हम लोगों ने डिस्कस किया, पढ़ा और हमने देखा इसमें जो हमारे पास स्कैन आता है तो हमारे पास किडनी कहाँ पे लाई कर रही होती है, लंबर रीजन में। ये 6 to 9 वीक में हमारे पास लंबर रीजन में पहुंच जाएगी। किडनी रिसीव्स वैस्कुलर सप्लाई फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ डॉर्सल एओर्टा। हमने इसकी ब्रांचेस, इसको मज़ीद हम जब हम एनाटमी पढ़ेंगे तो तब हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी तो हम इसके बारे में ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो इसकी मेन ब्रांच आ रही होती है एओर्टा की, डॉर्सल एओर्टा से, वो हमारे पास रीनल आर्टरी को देती है, और रीनल आर्टरी में डिफरेंट हमारे पास ड्यूरिंग देयर एसेंट्स होती हैं, तो वो काउडल ब्रांचेस जो होती हैं डिजनरेट हो जाती हैं और हमारे पास किडनी रिसीव करती है ब्लड सक्सेसिवली, किस चीज़ से, हायर ब्रांचेस से। ठीक हो गया जी। उसके बाद ब्लैडर एंड यूरेटर की डेवलपमेंट हमने पढ़नी है। उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा ब्लैडर और यूरेटर कैसे डेवलप हो रहे हैं। उससे हमें पता चलता है कि हमने जब उनको डेवलप करवाना किस चीज़ से, वो किस चीज़ से डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि एम्ब्रियो में हम ये देख रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ किस चीज़ से बन रही है। तो उसमें हमें यूरोजेनिटल सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, तो वो हम देखते हैं कि वो सिस्टम डेवलप कैसे होता है। सबसे पहले हमें सिस्टम से भी पहले हमें देखना होगा कि डेवलपमेंट ऑफ द नोटोकॉर्ड कैसे होती है। हम सबसे पहले हमारे पास प्रिमिटिव पिट बनता है। प्रिमिटिव पिट जो होता है वो प्रिमिटिव स्ट्रीक की तरफ, प्रिमिटिव स्ट्रीक प्रिमिटिव पिट की तरफ मूव करता है, प्रिमिटिव नोड की तरफ मूव करता है, और प्री नोटोकॉर्डल सेल्स को उनकी तरफ मूव करवाता है। कहता है जी कि प्री नोटोकॉर्डल सेल्स जो होते हैं वो माइग्रेट होते हैं टूवर्ड्स द प्रिमिटिव नोड की तरफ। दीज सेल्स विल इन्वेजिनेट, ये सेल्स इन्वेजिनेट हो जाते हैं प्रिमिटिव पिट के अंदर, और विल रन फॉरवर्ड टूवर्ड द प्री कॉर्डल प्लेट, और अब ये प्री कॉर्डल प्लेट की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। आफ्टर दैट ऑल सेल्स विल फ्यूज़ हाइपोब्लास्ट टू फॉर्म नोटोकॉर्डल प्लेट। ये सारे सेल मिलके नोटोकॉर्डल प्लेट बना देते हैं। नोटोकॉर्डल प्लेट जो होती है उसमें हमारे पास दिस विद द पैसेज ऑफ टाइम अपीयर अ कैनाल कॉल्ड नोटोकॉर्डल कैनाल। वहाँ पे एक कैनाल बन जाती है जिसे हम पैसेज ऑफ टाइम के साथ बनती है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस कैनाल एमनियोटिक कैविटी विल कम्युनिकेट विद द यॉर्क सैक। उस कैनाल के थ्रू हमारे पास एमनियोटिक कैविटी जो होती है वो यॉर्क सैक के साथ कम्युनिकेट कर रही होती है। These notochordal cells will detach from the endoderm and forming proper solid cord। बाद में ये proper solid cord बन जाता है जिससे हमारे पास नोटोकॉर्ड बन जाता है। नोटोकॉर्ड इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द मेसोडर्म। अब डेरिवेटिव ऑफ द मेसोडर्म होता है तो मेसोडर्म का ही डेरिवेटिव हमारे पास यूरोजेनिटल सिस्टम होता है। वो कहता है जी कि यूरोजेनिटल सिस्टम ये डेवलप करेगा। अब मेसोडर्म हमारे पास जो होगी वो डिफरेंट लेयर्स में आएगी। हमारे पास मेसोडर्म से जो हमारे पास इसकी इंटरमीडिएट प्लेट मेसोडर्म बनेगी, फ्लैट ऑफ फेट ऑफ लेटरल प्लेट मेसोडर्म बनेगा, और हमारे पास क्या बनेगा जी, हमारे पास इसमें जो होता है हमारे पास
ये दो हिस्सों में डिवाइड होती थी। एक और हिस्सा इसमें आता था पैरेक्सियल मेसोडर्म। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन से हिस्से से यूरोजेनिटल सिस्टम बनता है, यानी कि हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ द यूरोजेनिटल सिस्टम इंटरमीडिएट प्लेट मेसोडर्म से बन रहा होता है। और ये जो हमारे पास पेरिकार्डियल कैविटी है या पेरिटोनियल कैविटी है, प्लूरल कैविटी है, ये सारी चीज़ें हमारे पास डेवलप हो रही होती हैं जो लेटरल प्लेट मेसोडर्म होती है। अब हम देखते हैं कि जी हमारे पास यूरोजेनिटल रिज कहाँ पर बनता है। यूरोजेनिटल सिस्टम में देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें डेवलप होती हैं। यूरोजेनिटल सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारे पास यूरोजेनिटल सिस्टम में यूरिनरी सिस्टम बनता है और जेनिटल सिस्टम बनता है। जेनिटल सिस्टम में हमारे पास मेल और फीमेल का गोनेडल सिस्टम बनेगा। मेल में हमारे पास टेस्टिस होते हैं, एपिडिडमस होते हैं, डक्टस डेफरेंस होता है, सेमिनल वेसिकल होता है, इजैकुलेटरी डक्ट होता है, प्रोस्टेट होता है। जबकि ओवरीज में फीमेल में हमारे पास ओवरीज, फ्लोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, ये चीज़ें हमारे पास पाई जाती हैं। जबकि अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं कि मेल में हमारे पास टेस्टिस प्रिमिटिव गोनेड से बनते हैं, एपिडिडमस, डक्टस डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट, ये हमारे पास वुल्फियन डक्ट का पोर्शन होते हैं। प्रोस्टेट, ये यूरोजेनिटल साइनस का पोर्शन होता है। ओवरीज प्रिमिटिव गोनेड्स, फ्लोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, ये हमारे पास किसका पार्ट है, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट या मुलेरियन डक्ट। ठीक है जी। वेजाइना किस चीज़ से, हमारे वेजाइना में अपर सेकंड थर्ड हमारे पास यूरोजेनिटल साइनस का हिस्सा है और लोअर वन थर्ड जो होगा वो क्लोएकल मेम्ब्रेन से डेवलप होगा। फिर हमने कहा कि यूरिनरी सिस्टम में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं। किडनी आता है, ब्लैडर आता है और यूरेथ्रा आता है। जैसे कि हमने अभी बात की कि किडनी में हमारे पास एक्सक्रीटरी पोर्शन है और कलेक्टिंग पोर्शन है। एक्सक्रीटरी पोर्शन हमारे पास बोमेंस कैप्सूल है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ हैनले है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, यानी कि मीजोनेफ्रोज। जबकि कलेक्टिंग पोर्शन जो होगा, कलेक्टिंग डक्ट, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस, यूरेटर, ये हमारे पास यूरेटेरिक बड से डेवलप हो रहे होते हैं। ये मैं आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हम ये लिपन कॉट वाली बुक से मैं साथ ओपन करके उसमें से आपको पढ़ा रहा होता हूँ ताकि आप लोगों की चीज़ें सारी की सारी क्लियर हो जाएं। बाकी का आपके पास कुछ स्लाइड्स इसमें कुछ चीज़ें दी हुई होती हैं, समझाने के लिए मैं उस बुक को साथ में ऐड करता हूँ। फिर है जी ब्लैडर। अगर हम ब्लैडर की बात करें तो ब्लैडर हमारे पास यूरोजेनिटल साइनस से डेवलप होता है और यूरेथ्रा भी हमारे पास यूरोजेनिटल साइनस से डेवलप होता है। बाकी हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, प्रोनेफ्रोज से यूरेटेरिक बड से डेवलप होता है, प्रो मीजोनेफ्रोज मीजोनेफ्रिक डक्ट से, जबकि मेटानेफ्रोज पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट या फिर प्रिमिटिव गोनेड से डेवलप होता है। अब है जी यूरोजेनिटल साइनस। ये यूरोजेनिटल साइनस को अगर हम डेवलप करवाएं तो इसमें हमें पता चलेगा कि हमने इसमें कहाँ से ब्लैडर बनेगा और कहाँ से हमारे पास यूरेथ्रा की फॉर्मेशन होगी। तो हमारे पास एक छोटी सी पिक्चर बनी हुई है, उसमें आप देखिएगा। उस पिक्चर में हमारे पास क्या है कि जी क्लोएका है, यूरोजेनिटल साइनस के साथ पड़ा हुआ होता है। उससे आगे हमारे पास यूरोजेनिटल मेम्ब्रेन होती है और एनल मेम्ब्रेन होती है। एलेंटॉइज जो होता है, एक एलेंटॉइज उसके पास पोर्शन आता है जहाँ पे यूरोरेक्टल सेप्टम के आगे ये फ्रंट पे पड़ा हुआ होता है। ये बाद में अगर हम इसको मज़ीद ग्रो करवाएं तो निचला हिस्सा जो बनेगा वो हमारे पास यॉक सैक बनाएगा और ऊपर वाला क्लोएका बनवाएगा। जो पोस्टीरियर फोल्डिंग होगी उसके आगे हमारे पास क्लोएकल मेम्ब्रेन पड़ी होगी और एलेंटॉइज होगी। द स्पेस ट्रैप्ड इनटू द पोस्टीरियर फोल्डिंग इज कॉल्ड क्लोएका। क्लोएका का समझ आ गई होगी, क्लोएका क्या होता है। ये वो स्पेस है जो ट्रैप हो जाती है पोस्टीरियर फोल्डिंग के अंदर। यूरोरेक्टल सेप्टम जो है वो डेवलप करवाता है क्लोएका को इनटू द एंटीरियर हाफ एंड पोस्टीरियर हाफ। जो क्लोएकास का एंटीरियर हाफ होता है वो बेसिकली यूरोजेनिटल साइनस होता है। पोस्टीरियर हाफ रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट ऑफ द हाइंड गट का। अब आप लोगों के माइंड में थोड़ी सी बात क्लियर हो रही होगी कि एंटीरियर हाफ से हमारे पास यूरोजेनिटल साइनस डेवलप हो रहा है, जिससे हमारे पास ब्लैडर और क्या डेवलप होना है, यूरेथ्रा डेवलप होना है। ठीक हो गया जी।
पोस्टीरियर हाफ हमारे पास हैंड गट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसको हम छेड़ेंगे नहीं, हमें उसमें इतना कोई ख़ास काम नहीं है उसमें। वो कहता है सिर्फ एनल मेम्ब्रेन है हमारे पास, वो आएगी। अगर हम इसको अपर में पोर्शन में देखें, यूरोजेनिटल साइनस को हम डेवलप करवाते हैं, हम इसमें 3 पोर्शन में डिवाइड करते हैं, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट और लोअर पार्ट में। तो कहता है जी अपर पार्ट से हमारे पास ब्लैडर बनेगा, मिडिल पार्ट से हमारे पास प्रोस्टैट बनेगा और प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा बनेगा, उसके साथ मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा भी मिडिल पार्ट से ही बनेगा। लोअर पार्ट से हमारे पास कोई ख़ास चीज़ नहीं डेवलप होगी। अपर सेकंड ऑफ द ऑर्गन जो होगा वो मिडिल एंड लोअर से बनाते हैं। मेल में हमारे पास ब्लैडर, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, प्रोस्टेट, ये हमारे पास अपर 2/3 ऑफ द वेजाइना फीमेल में, और जो होगा मिडिल और लोअर यूरोजेनिटल साइनस से बनेगा। लोअर जो हमारे पास पोर्शन है उसमें हमारे पास एक होता है फास्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम, PDE। ये रिस्पॉन्सिबल होता है, इज़ आल्सो प्रेजेंट इन द मिडल पोर्शन ऑफ द यूरोजेनिटल साइनस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टेट डिफरेंशिएशन। ठीक, इसने प्रोस्टेट डिफरेंशिएशन करवाना। आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे समझ आई होगी कि हमारे पास जो है वो ब्लैडर और जो है हमारे पास यूरेटर्स कहाँ से डेवलप होने हैं। हम इसको मज़ीद आगे आपकी इस जो बुक है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको स्टार्ट करते हैं। कहते हैं जी मीज़ोनेफ्रिक डक्ट एपिडिडमस आ रही होती हैं, फिर उसके साथ एपिडिडमस आ रही है, पैरामीज़ोनेफ्रिक डक्ट आ रही है, ये हमारे पास सेमिनल वेसिकल्स हमारे पास यूरोजेनिटल साइनस पे आके सारी चीज़ें ये कंबाइन हो रही होती हैं, तो उससे हमारे पास ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं। अब हमने इनके बारे में बात की है, अब हम इसके अकॉर्डिंग टू दे ये हमारे जो स्लाइड है उसमें हम ये चीज़ों को देखते हैं कि ये किस तरह से हैं। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि ये मैं क्या अभी तक हम बात कर रहे थे। डेवलपमेंट ऑफ द ब्लैडर जो होती है बिगिन होती है जी ड्यूरिंग कौन से वीक में, 4th वीक में, और व्हेन द यूरोजेनिटल सेप्टम डिवाइड इनटू द क्लोएका इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है जी, क्लोएका को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हमारे पास 4th वीक में यूरोजेनिटल जो है यूरोजेनिटल साइनस डिवाइड हो गया, उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो स्ट्रैक्टम पोस्टीरियरली और यूरोजेनिटल साइनस एंटीरियरली बन गया, जो मैं आपको वहाँ पे भी बता रहा था। The urogenital sinus will continue to grow to form the bladder। यूरोजेनिटल साइनस जो होगा इसको अगर हम कंटिन्यू करवाएं तो ये हमारे पास बनाएगा ब्लैडर को, विद द इंफीरियर एंड फॉर्मिंग द यूरेथ्रा। उसका जो इंफीरियर एंड होगा वो हमारे पास यूरेथ्रा बनाएगा। एज द मेसोनेफ्रिक डक्ट फ्यूज विद द क्लोएका, जैसे ही मेसोनेफ्रिक डक्ट जो है वो क्लोएका के साथ फ्यूज होगी, part of the duct gets incorporated into the posterior wall of the bladder। तो ये हमारे पास posterior wall of the bladder बनाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमारे पास ब्लैडर की जो एंटीरियर हमारे पास जो फोल्डिंग थी वहाँ पे हमारे पास ब्लैडर बन रहा है यूरोजेनिटल साइनस से, और पोस्टीरियर से हमारे पास ब्लैडर की पोस्टीरियर वॉल बन रही है। Although the ureteric bud is an outgrowth of the mesonephric duct, it has separate opening into the urinary bladder as the kidney ascend। ब्लैडर की हमारे पास सेपरेट ओपनिंग है, तो इसमें आपको पता है कि किडनी असेंड, जैसे किडनी असेंड होती है तो यूरेटर्स इन एलोंगेटेड एंड ओपन इनटू द ब्लैडर। तो यूरेटर्स हमारे पास साथ पड़े हुए थे, जब किडनी असेंड करेगी तो यूरेटर्स एलोंगेट हो जाएंगे और वो हमारे पास पता चल जाएगा, यहाँ पे ब्लैडर में इसकी ओपनिंग आ रही है। While roots of the mesonephric duct are carried inferiorly before fusing to form the trigone region। अब जब हमारे पास mesonephric duct जो है वो inferiorly फ्यूज़ होगी तो वहाँ पे हमारे पास ट्राइगोन बनेगा। आपको पता है कि 3 पोर्शंस होते हैं हमारे पास ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर, जिसको हम कहते हैं 3 ओपनिंग्स होती हैं, एक 2 ओपनिंग हमारे पास यूरेटर की होती हैं और एक ओपनिंग हमारे पास आगे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के पास, जहाँ से हमारे पास यूरेथ्रा की ओपनिंग आ रही होती है, वहाँ पर होती है, उन्हें हम ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर कहते हैं। Endodermal cells form the urogenital sinus and soon replace the mesodermal cells epithelium of the trigone region, thus completing the development। सेलुलर लेवल पे अगर हम बात करें तो इंटरमीडिएट मेसोडर्म फॉर्म्स द किडनी, यूरेटर्स एंड द वेस्कुलेचर। स्प्लेनो प्लोरिक मेसोडर्म फॉर्म्स स्मूथ मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द ब्लैडर।
इंटरमीडिएट प्लेट बना रही है जी किडनी, यूरेटर और वैस्कुलेचर। स्प्लैनको प्लेरिक मेसोडर्म जो है वो हमारे पास स्मूथ मसल बना रही है। कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द ब्लैडर बना रही है। एंडोडर्म बना कर रही है ब्लैडर और यूरेथ्रा। न्यूरल क्रस्ट सेल जो हो रहे हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑफ द किडनी बना रहे हैं। ये जो मैं अभी समझा रहा था वो सारी चीज़ें समझाने के लिए आपको मैं बोलता जा रहा था, और वो सारी की सारी चीज़ें अब हम इसमें स्टडी कर रहे हैं। इसलिए आप लोग उस चीज़ के लिए परेशान नहीं हो कि हमने दो दो बुक्स को खोलना होगा, हमने लिपन कॉर्ड को भी देखना होगा, दूसरी को भी देखना होगा, कुछ जो हमारी बुक पर है उसको भी देखना होगा। तो ये चीज़ें लाजमी नहीं है, मैं समझाने की हद तक आपको बता रहा था ताकि आप लोगों के माइंड में कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए कि हम स्पेशलिटी कर रहे हैं। तो स्पेशलिटी में हमें हर एक चीज़ का पता हो कि कहाँ से कौन सी चीज़ डेवलप हो रही है। कल को आपसे कोई पूछे तो आपको पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ से डेवलप हो रही है। उसके बाद है जी न्यूरल क्रस्ट सेल्स फॉर्म ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑफ द किडनी। ये हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑफ द किडनी बनाएंगे। फिर है जी मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर लेवल पे हमारे पास आता है जी रिसेंट स्टडी जो है उसमें देखा गया कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स नेसेसरी फॉर करेक्ट पैटर्निंग ऑफ द किडनी। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे पास करेक्ट पैटर्निंग ऑफ द किडनी के हवाले से ज़रूरी हैं। लाइम 1 पैक्स 2 A/8 एंड ऑड 1 जो लाइम इज़ एसेंशियल फॉर द प्रॉपर पैटर्निंग ऑफ द नेफ्रिक डक्ट, मेसोनेफ्रिक डक्ट एंड मेसोनेफ्रोस। ठीक है, ये एक स्टडी है जिसके बारे में थोड़ा सा मैंने जानबूझ के मेंशन कर दिया था। वैसे कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, आप लोग अगर इसे स्किप भी करना चाहें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप इसको सिर्फ स्टडी के हवाले से देख लीजिएगा कि ये एक लेटेस्ट स्टडी है जिसने ये कहा है। कहते PX2 हैज़ बीन फाउंड टू बी अ पोटेंट एंड इंटीरियर ऑफ नेफ्रॉन डेवलपमेंट, therefore only molecules capable of specifying renal tissues wherever it gets the expressed in the intermediate mesoderm and ectopically. Hence, PX2 by 8 mutant embryo fails to express Lyme1 and show a complete absence of the kidney development. In addition to the GDNF-RTE pathway, bone mesonephrogenic protein B, bone mesonephrogenic protein 4 and germline regulate the development of the ureteric bud. BMP4 released by the mesonephric blastema suppress the ureteric bud development in the stimulating, ensuring its continuous to develop. Therefore, the reciprocal interaction ensures that single ureteric bud develops from each nephrogenic cord. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल नई स्टडी के मुताबिक उन्होंने ये डिसाइड किया है कि रेसिप्रोकल इंटरेक्शन की वजह से हमारे पास सिंगल यूरेटेरिक बड जो होगा उससे डेवलप होगी नेफ्रोजेनिक कॉर्ड। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंसेस हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंसेस एम्ब्रियोलॉजी में जो होती हैं वो हमारे पास ये डेवलप करवाती हैं, हम देखते होते हैं कि हमारे पास क्या क्या डेवलप हो सकता है, कैसे कैसे डेवलप हो सकता है। ठीक है जी। वो कहता है जी कि हमारे पास क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में अगर आप देखें तो हमारे पास हमने कहा कि एक तो हमारे पास किडनी की जो है वो हमारे पास डेवलपमेंट में इशू आएगा। रीनल एजेंसीज हो सकती है, उसके अलावा हॉर्स शू किडनी बन सकती है, उसके अलावा नेफ्रोब्लास्टीमा बन सकता है, यूरेकल सिस्ट बन सकता है, फ्यूक्रोमोसाइटोमा बन सकता है, ये चीज़ें बन सकती हैं। अब रीनल एजेंसीज क्या होता है कि हमारे पास रीनल एजेंसीज अकर्स व्हेन द यूरेटेरिक बड फेल्स टू डेवलप। जब हमारे पास यूरेटेरिक बड फेल हो गए हैं डेवलप होने से तो रीनल एजेंसीज हो रही है, किडनी डेवलप नहीं हो रही। हॉर्सशू किडनी अकर्स व्हेन द इंफीरियर पोल ऑफ द बोथ किडनी फ्यूज। जब हमारे पास इंफीरियर पोल ऑफ द बोथ किडनीज के वो फ्यूज़ हो गए हैं ड्यूरिंग द असेंट द हॉर्सशू किडनी गेट्स ट्रैप्ड बिहाइंड द इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। तो इसमें हमारे पास बिहाइंड द इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के साथ ये ट्रैप हो जाएगा। तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, उसके अलग-अलग एंड्स डेवलप ही नहीं होंगे। नेफ्रोब्लास्टीमा जिसे विलियम्स ट्यूमर भी कहते हैं, ये हमारे पास कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है जो कि पाया जाता है हमारे पास इन चिल्ड्रन में। न्यूप्लाज्म प्रोबेबली अराइज फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक नेफ्रोजेनिक टिश्यू से डेवलप होता है। यूरेकल सिस्ट क्या चीज़ है?
ये तब डेवलप होता है जब रेमनेंट ऑफ द एलेंटॉयज परसिस्ट करता है। अब एलेंटॉयज हमने तब पढ़ा था कि हमारे पास एलेंटॉयज कहाँ पे डेवलप हो रहा था, अम्बलाइकल एरिया के पास, जो वहाँ से हमारे पास डेवलप करवा रहा था। वो कहता है कि जी अगर वो उसका रेमनेंट जो है वो परसिस्ट कर गया है तो दिस कंडीशन इज़ एसोसिएटेड विद द यूरिन ड्रेनेज फ्रॉम द अम्बलाइकस। Pheochromocytoma is the chromaffin cell tumor. Pheochromocytomas are generally found along the migratory path of the neural crest cells. फ्यूक्रोमोसाइटोमा में हमारे पास क्रोमाफिन सेल्स जो ट्यूमर होते हैं उसमें हमारे पास फ्यूक्रोमोसाइटोमा जो होते हैं वो जनरली फाउंड किए जाते हैं अलोंग द माइग्रेटरी पाथ ऑफ द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, ठीक है, फीटल कॉर्टेक्स के पास। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ होती हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हमने रहना होता है, तो ज़्यादातर चीज़ें हम सिलेबस के अकॉर्डिंगली चल रहे होते हैं। उसके अलावा कॉन्जेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ हमारे पास उसने बताई हैं, कुछ हमारे पास किडनीज़ की, कुछ हमारे पास यूरिनरी ट्रैक्ट की, जो कुछ चीज़ें मैंने आपको अभी बता दी हैं। कुछ चीज़ें हमारे पास जो हैं वो बाकी की हम देखते हैं कि हमारे पास बायलेटरल रीनल एजेनेसिस कैसे होता है, जो प्रोडक्शन ऑफ द सिग्निफिकेंट अमनियोटिक फ्लूइड बनता है नोन एज द ओलिगोहाइड्रोमनियाज हो सकता है, पॉटर सिंड्रोम बना सकता है, या फिटस की वजह से हमारे पास विल डिस्प्ले रेंज ऑफ द फिज़िकल एबनॉर्मेलिटीज़ जो हमारे पास डेवलप होंगी। पॉटर्स फेशिया होगा, या फिर हमारे पास लो सेट विच इंक्लूड्स लो सेट ईयर्स, फ्लैटेंड नोज, रेसिस्टेंट चिन एंड इंफ्रा ऑर्बिटल क्रीज। फिटस में इसके अलावा हमारे पास बायलेटरल रीनल एजेनेसिस भी हो सकती है, जो कि हमारे पास विद इन अ फ्यू डेज ऑफ बर्थ। However, children जो होते हैं born with the unilateral renal agenesis can survive, and remaining kidney undergoes compensatory hypertrophy. Research has been shows few genes associated with the bilateral renal agenesis, including ANOS1, EYA1 और RET। ये हमारे पास फर्दर स्टडी करने के लिए अभी भी चल रहे हैं। मल्टीसिस्टिक पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ भी हो सकती है। मल्टीसिस्टिक पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ characterized by impaired renal function due to presence of irregular cysts on the affected kidney. It affects approximately 1 in the 4300 live birth. ये तकरीबन एक को हो सकता है 4300 लाइव बर्थ के अंदर। ज़्यादातर ये कॉमन मेल में होता है। मेजॉरिटी केसेस जो होते हैं वो डायग्नोज हम करते हैं पेरेंटल अल्ट्रासाउंड पर, जिसे हम प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड होते हैं ना, एनॉमली स्कैन, और ये वो प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड पे हम इसको असेस करते हैं। फिटस विद द बायलेटरल MCDK डाई ऑन द यूटेरो, whereas those with the unilateral MCDK are the healthy and simple, require regular imaginary monitored any size changes in the affected kidney. मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी डिजीज़ को हम कहते हैं ना MCDK। तो उसमें अगर कोई जो है वो कहता है कि ओकेजनली हमारे पास नेफ्रेक्टमी करते हैं, नेफ्रेक्टमी मे बी कैरिड आउट टू रिमूव द अफेक्टेड किडनी। तो हमें कई दफ़ा नेफ्रेक्टमी करके वो जो अफेक्टेड किडनी होती है उसको रिमूव करना पड़ता है। The cause of the MCDK are currently unknown, although it is thought to be caused by a defect in the genes involved in the GDNF-RET signaling pathway between the ureteric bud and metanephric blasting. उसके अलावा पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के बारे में हमने अभी बात की। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में हमारे पास वो डिसऑर्डर जिसमें फ्लूइड फिल्ड सिस्ट बनते हैं और हमारे पास प्रोग्रेसिवली कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं, रीनल फंक्शन नहीं कर पाती। उसके अलावा पॉलीसिस्टिक किडनी के हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। वो कहता है जी एक ऑटोसोमल डोमिनेंट और एक ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल डोमिनेंट जो होंगी वो हमारे पास मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड किडनी डिजीज़ होती है, जबकि डोमिनेंट जो होती है वो ये हमारे पास डोमिनेंट जो होती है हेट्रोजीनस म्यूटेशंस होती हैं। इसमें 85% ऑफ केसेस में होती हैं। रिमेनिंग 15% ऑफ केसेस में हमारे पास जो होती है वो PKD2 म्यूटेशन होती है।
सिम्टम्स इंक्लूड होते हैं इसमें, एब्डोमिनल पेन होती है, हाइपरटेंशन होती है, हेमाचूरिया होगा। हाउएवर इंडिविजुअल born with the autosomal polycystic kidney disease do not tend to display symptoms until the cysts grow enough to disrupt normal kidney function, tends to occur after the age of 30. On the other hand, individuals with the autosomal recessive polycystic kidney disease caused the mutation of PKHD polycystic kidney hypertrophic disease 1 display symptoms of shortly after birth. Up to 50% affected neonates जो होते हैं die due to the pulmonary hyperplasia की वजह से. As a result, oligomenios, the remaining individuals have shorter life expectancy and face other comorbidities including systemic hypertension and stage renal disease as progress to the adulthood. In addition to the structural abnormalities of the kidney itself, failure of the kidney to ascend can also result in the malformations, the two most common being an ectopic kidney and horseshoe kidney. An ectopic kidney, also known as pelvic kidney, occur when the kidney fails to begin complete its ascent into its final position in the lumbar region. The horseshoe kidney occur when both kidneys fuse to their inferior pole to form U-shape, similar to the horseshoe, just below the inferior mesenteric artery. In both cases, the affected individual tends not to show symptoms and only discover it when they are having investigation for an अनरिलेटेड हेल्थ इश्यूज़. ठीक है जी. तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस कर ली हैं. कोई टॉपिक हमारा इसमें मेरा नहीं ख्याल कि एम्ब्रियो से रिलेटेड कोई चीज़ रह गई होगी. इतनी डिटेल में एम्ब्रियो आपने अगर पहले पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब क्योंकि आप लोग जो है स्पेशलिटी कर रहे हैं तो आपको इसकी एम्ब्रियो प्रॉपर आनी चाहिए. अगर आपको जो समझाने के हवाले से मैंने बताई हैं, अगर आप लोग वो भी चीज़ें याद रख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं याद रह पाती तो जो वो चीज़ें समझाने की हद तक थी वो सारी की सारी चीज़ें आपके इस सिलेबस में मैंने मेंशन कर दी हैं इसमें, तो ये आपको ये समझ आ जाएगी. हाँ, अगर मुझे इसमें नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके सामने ये चीज़ें वाइट बोर्ड पे समझाया करूँ ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद रह सकें या उसके आप शॉर्ट हैंड नोट्स बना सकें. ठीक है जी. कोई किसी का क्वेश्चन हो तो वो मुझे आप लोग बता सकते हैं, अदरवाइज़ लेक्चर इज़ ओवर. नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो एनाटमी होगा. हम नेक्स्ट जो होगा लेक्चर एनाटमी पे करेंगे. एम्ब्रियो आपकी फ़िनिश हो गई है. सेकंड जो चैप्टर होगा वो हमारा एनाटमी और फिजियोलॉजी का होगा, उसको हम स्टडी करेंगे. आई होप कि आप लोगों को सबको समझ आ गया होगा. कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, नंबर आप लोगों का मेरे पास मेंशन है, आप मुझे किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.